दोस्तों आज बात करेंगे चोला एम्पायर के गोल्डन एज के बारे में। चोला एम्पायर का गोल्डन एज 985 सी में स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट किसने किया? राजा राजा चोला फर्स्ट ने। राजा राजा चोला फर्स्ट जो थे ना, उन्होंने कुल 29 ईयर्स तक रूल किया था। उन्होंने क्या किया? एक रीजनल किंगडम को एक एम्पायर में बदल दिया, बेसिकली एक फाउंडेशन तैयार किया। फिर जब उनके बेटे आए राजेंद्र चोला फर्स्ट, उन्होंने क्या किया? उस एम्पायर को बेस बना के उसको एक सुपर पावर में बदल दिया। एक ऐसा एम्पायर जो पूरे इंडियन ओशन को कैप्चर किया करता था एक टाइम पे, जिसका एम्पायर पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। आज बात करेंगे गोल्डन एज ऑफ चोला एम्पायर की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राजा राजा चोला फर्स्ट ने एक रीजनल किंगडम को एक एम्पायर में बदला, कैसे उनके बेटे राजेंद्र चोला फर्स्ट ने उस एम्पायर को एक सुपर पावर में बदला, और जानेंगे चोलास के आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, नेवी एक्सेट्रा, इन सब के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राजा राजा चोला फर्स्ट 985 सी में पावर में आते हैं। पावर में आते ही सबसे पहले वो क्या करते हैं? चोला किंगडम का एक्सपेंशन शुरू करते हैं। उनको एक बात समझ में आ गई थी कि एक्सपेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपेंशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगी? आर्मी। तो वो एक बहुत बड़ी आर्मी बिल्ड करते हैं और फिर हमला करते हैं केरला की तरफ। केरला को उस समय चेरा किंगडम जो था वो रूल कर रहा था। घमासान युद्ध होता है सर, और इवेंचुअली चेरा किंगडम हार जाता है। पूरे केरला को राजा राजा चोला फर्स्ट कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो जाते हैं पांड्या किंगडम की तरफ, उनके साथ लड़ाई करते हैं। इवेंचुअली उनको भी हरा देते हैं। चोला एम्पायर और बड़ा हो जाता है। अब उनको पता चला कि भाई यहाँ पे तो सारी जमीन खत्म हो गई है, साउथ में तो हो गया। उन्होंने सोचा कि अब एक्सपेंड करते हैं श्रीलंका की तरफ। उन्होंने अपनी नेवी उठाई, सबको जमा किया, सारे जनरल्स, सारी आर्मी को जमा किया और हमला किया श्रीलंका पे। श्रीलंका का जो कैपिटल था अनुराधापुरम, उस पे हमला किया और पूरे श्रीलंका पे कब्जा हालांकि नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ एक नॉर्दर्न पार्ट जो था श्रीलंका का, उस पे हालांकि उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर वो वापस लौटे। राजा राजा चोला फर्स्ट ने ना एक बहुत पावरफुल नेवी खड़ी की थी। कहते हैं इंडिया की पहली नेवी राजा राजा चोला फर्स्ट ने खड़ी की थी। उन्होंने क्या किया? नागपट्टनम नाम के 2 पोर्ट बनाए। वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे बहुत बड़ा शिपयार्ड बनाया। शिपयार्ड में क्या करते थे? बहुत बड़ी बड़ी शिप्स बनाते थे। शिप जैसे वॉरशिप, ट्रांसपोर्ट शिप और ट्रेड शिप। अब वॉरशिप में क्या था? उस जमाने में ना तोप का आविष्कार नहीं हुआ था, तो सब आर्चर जो होते थे, तीर कमान वाले, और सब सैनिक उस पर चढ़ जाते थे और वैसे लड़ाई करते थे या भाले फेंकते थे। अब ट्रेड शिप थी, वो ट्रेड के काम आ जाती। एक थी ट्रांसपोर्ट शिप। ट्रांसपोर्ट शिप में क्या करते थे? जो सैनिक होते थे ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के वो काम आती थी। राजा राजा चोला फर्स्ट जो थे ना, वो एक विजनरी किंग थे। उनको पता था कि अगर एक्सपेंड करना है ओशन की तरफ, तो भाई पावरफुल नेवी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उनको ना एक बात पता चल गई थी कि इंडियन ओशन पे अगर हमने कब्जा कर लिया ना, तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में क्या था? ट्रेड रूट था उस समय। सारे जो जहाज थे ना, सारे देशों को वहीं से गुजरते थे, और इंडियन ओशन पे कब्जा करना यानी ट्रेड रूट पे कब्जा करना, यानी कि सब कंट्रोल उनके पास आ जाएगा और चोला एम्पायर बहुत पावरफुल हो जाएगा और बहुत पैसा आ जाएगा उनके पास। अब बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। राजा राजा चोला फर्स्ट जो थे ना, एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने क्या किया? पूरा जो राज्य था ना, उसका लैंड सर्वे चालू कर दिया। लोगों को भेजा, भाई सबको बुलाया, पहले कहा कि लैंड सर्वे चालू करो। तो फिर पूरे राज्य का लैंड सर्वे कराया। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि पहले ना एक परफेक्ट लैंड टैक्स सिस्टम नहीं था। कुछ पता ही नहीं था भाई कौन क्या उगा रहा है, कितना बड़े लैंड पे उगा रहा है और कितना टैक्स लेना है। तो सबसे पहले उन्होंने एक सर्वे कराया, सब कुछ उनके पास रिपोर्ट वगैरह आई, उनको पता चल गया। फिर उस सर्वे के बेस पे उन्होंने एक लैंड टैक्स सिस्टम बनाया, एक बहुत शानदार सिस्टम, कि भाई जो जिस तरह की फसल उगाएगा और जितने बड़े एरिया पे उगाएगा, उस हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। एक मास्टर स्ट्रोक था उस जमाने में, सोचिए, लैंड टैक्स सिस्टम। और क्या किया? एम्पायर बहुत बड़ा था, प्रोविंस में बटा हुआ था। उन्होंने क्या किया? ऐसे तो कि राज करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने एक काम किया। उन्होंने एम्पायर को मंडलम, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, जिनका नाम था मंडलम, और फिर वहां पे गवर्नर बिठा दिया और फिर उनको रूल करने के लिए। टेम्पल जो थे राजा राजा चोला फर्स्ट के टाइम पे, वो सिर्फ एक रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं थे। टेम्पल जो थे ना, बेसिकली एक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हब थे। बहुत सारा पैसा रखा जाता था। टेम्पल के अराउंड ही पूरी सिटी बिल्ड की जाती थी। टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था चोला किंगडम में। अब बात करते हैं इनके कल्चर के बारे में। चोला किंगडम में मेजरली ये लोग शिव जी को बहुत मानते थे। शैविज्म था प्रोमिनेंट रिलीजन, लेकिन बुद्धिज्म और वैष्णविज्म ये भी थे। इनको भी पूरी आज़ादी थी कि भाई अपना धर्म प्रीच करो, फैलाओ, या
प्रे करो। राजा राजा चोला का जो सबसे ब्रिलियंट काम माना जाता है ना आर्किटेक्चर में, वो था बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में बना हुआ है। बृहदेश्वर टेम्पल की खासियत क्या आप लोगों को पता है? बृहदेश्वर टेम्पल के ऊपर एक गोपुरम है, यानी कि एक सबसे टॉप पे एक पत्थर है जिसका वेट है 80 टन। अब सोचिए कि 80 टन का पत्थर इतने ऊपर तक लेके कैसे गए होंगे। तो कहते हैं कि मंदिर से लगाकर उन्होंने ग्राउंड तक एक 6 किलोमीटर का रैंप बनाया था, मिट्टी का पत्थरों का रैंप बनाया था, एक स्लोप। फिर कहते हैं कि हाथी घोड़े ऊंट इन सब की मदद से, कहते हैं कि 1-2 महीनों की मेहनत के बाद फिर धीरे धीरे करके उस पत्थर को ऊपर इंस्टॉल किया गया था। सोचिए उस जमाने में 80 टन का पत्थर इतना ऊपर तक पहुंचाना। और बृहदेश्वर टेम्पल की हाइट कितनी थी आपको पता है? 216 फीट, इतना ऊंचा था। और बृहदेश्वर टेम्पल पूरा बना है ग्रेनाइट से। और मजे की बात क्या है आपको पता है? आसपास के 40 से 50 किलोमीटर का जो इलाका है ना, वहां पे ग्रेनाइट है ही नहीं सर। इतनी दूर से ग्रेनाइट लाया, ऊपर से इतना टफ जो है उसका आर्किटेक्चर है, ऊपर से उसका गोपुरम इतना हैवी, उसको ऊपर तक पहुंचाया। मतलब ये इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। और आज बृहदेश्वर टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजा राजा चोला फर्स्ट ने कुल 29 साल तक राज किया। इन्होंने एक रीजनल किंगडम को एक एम्पायर में बदला, बेसिकली एक फाउंडेशन तैयार किया, एक बेस तैयार किया, ताकि इनके जो आने वाले बेटे थे राजेंद्र चोला फर्स्ट, वो इस एम्पायर को और एक्सपेंड कर सके। अब आते हैं राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजा राजा चोला फर्स्ट के बेटे। इन्होंने रूल किया 1014 सी से लेके 1044 सी तक। पावर में आते ही इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एम्पायर को एक्सपेंड करना चालू किया। पूरी नेवी इकट्ठा की, बोला सब आओ। पूरी नेवी इकट्ठा की और सब जनरल सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और चले गए श्रीलंका की तरफ। क्योंकि इनके पिताजी जो थे श्रीलंका को पूरी तरह से जीत नहीं पाए थे, तो इनके मन में एक बात थी कि मैं श्रीलंका को जीतूंगा। तो नेवी ली और चले गए श्रीलंका की तरफ और पूरी ताकत से हमला कर दिया सर, और पूरे श्रीलंका को कैप्चर कर लिया। सोचिए, पूरे श्रीलंका को कैप्चर कर लिया। यही नहीं, अब ये जाते हैं नॉर्थ की तरफ। कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उस पे पूरे पे कब्जा कर लेते हैं ये लोग। बहुत घमासान युद्ध भी होता है, लेकिन इवेंचुअली ये जीत जाते हैं। सबसे बड़ा जो इंसिडेंट माना जाता है राजेंद्र चोला फर्स्ट के कार्यकाल के दौरान, वो था गंगा एक्सपेडिशन। अभी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। तो राजेंद्र चोला फर्स्ट का कैपिटल था तंजावुर। तंजावुर में था बृहदेश्वर टेम्पल, शिवजी का मंदिर, बहुत पवित्र स्थान था बृहदेश्वर। तंजावुर बहुत पवित्र स्थान था। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा कैपिटल पवित्र तो है, लेकिन अगर गंगा नदी का पानी मेरे कैपिटल में आ जाए ना, तो तंजावुर और पवित्र हो जाएगा। तो इन्होंने फिर सबको जमा किया, भाई मंत्री मिलिट्री जनरल वगैरह सब लोग आए। तो बोले कि मैं चाहता हूं कि गंगा नदी का पानी जो है वो तंजावुर तक आए। तो किसी मंत्री ने कहा होगा कि सरकार गंगा नदी का पानी तो बहुत दूर है, और बीच में तो ऐसे ऐसे राजा जो हमारे कट्टर दुश्मन है, वो तो हमको आने ही नहीं देंगे। तो बोले अच्छा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला सेना तैयार करो, अब हम खुद जाएंगे गंगा नदी तक। इन्होंने पूरी सेना तैयार की, जनरल्स वगैरह मंत्री सब लोग तैयार हो गए। और फिर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, एक के बाद एक स्टेट कैप्चर करते जाते हैं। पहले कलिंग, फिर आंध्रा, फिर बंगाल और फिर बिहार। बंगाल में पाल एम्पायर था, उसके रूलर थे महिपाल, बहुत पावरफुल एम्पायर था, उसको भी हरा दिया। इतने स्टेट थे, सोचिए 4-5 स्टेट, सबको घमासान युद्ध हुआ, एकदम खतरनाक बैटल हुई और सबको हरा दिया। इवेंचुअली वो गंगा नदी तक पहुंचे। उन्होंने फिर गंगा नदी का पानी सारे घड़ों में भर दिया। घड़े लेके गए थे, गंगा नदी का पानी भर दिया बहुत सारे घड़ों में। और उन घड़ों को किसने उठाया आपको पता है? जिन राजाओं को इन्होंने हराया था ना रास्ते में, उनसे ये घड़े उठवाए गए। बोला कि तुम ये घड़े उठाओ। और वो सारे हारे हुए राजा घड़ों को अपने सिर पे उठा के बिहार से तंजावुर तक आए थे, और फिर गंगा का पानी तंजावुर में पहुंचा था। इस एक्सपेडिशन से साबित क्या हुआ? ये साबित हुआ कि भाई चोला जो है ना, वो बहुत पावरफुल एम्पायर है। वो एक सिर्फ साउथ इंडिया में बटा हुआ नहीं है, वो पूरे इंडिया लेवल को कैप्चर कर सकता है। नॉर्थ पार्ट को कैप्चर कर लिया था उन्होंने, और पूरे भारत में पता चल गया था कि भाई चोलाज आर बैक। अब बात आती है साउथ ईस्ट एशिया एक्सपेडिशन की तरफ, इनका दूसरा सबसे बेस्ट एक्सपेडिशन। अब इन्होंने सोचा कि यार नॉर्थ की तरफ तो सब हमने जीत लिया है, अब कुछ बचा नहीं है। अब बोला कि अब हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाएंगे, पानी की तरफ हम एक्सपेंड करेंगे। इंडियन ओशन पे इनका कंट्रोल तो था ही, उन्होंने बोला इसको और मजबूत करेंगे, पूरा जो इंडियन ओशन है उसको कैप्चर करेंगे। तो वो ये चले गए, पूरी नेवी उठाई, इनकी बहुत बड़ी नेवी थी सर। सारे जनरल्स को बुलाया, पूरी नेवी बनाई, पूरी आर्मी जमा की और चले गए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। साउथ ईस्ट एशिया में एक एम्पायर था, श्री विजय एम्पायर। अब श्री विजय एम्पायर में क्या क्या था? जैसे आज का इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया, ये तीनों मिलके बनाता था श्री विजय एम्पायर।
वहां पे पहुंचे, वहां पे इतनी खतरनाक लड़ाई हुई श्रीविजय एम्पायर और राजेंद्र चोला फर्स्ट की आर्मी के बीच में। लेकिन बाद में इवेंचुअली राजेंद्र चोला फर्स्ट जो थे वो जीत जाते हैं। पूरे श्रीविजय एम्पायर पर राजेंद्र चोला फर्स्ट का कब्जा हो जाता है। अब ये कब्जा क्यों जरूरी साउथ ईस्ट एशिया पे? सबसे पहली बात तो इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इवेंचुअली वहां पे भी बहुत सारा ट्रेड वगैरह होता था। तो अगर इंडियन ओशन के साथ साथ अगर साउथ ईस्ट एशिया को भी अगर कब्जे में कर ले तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं सर, लक्षद्वीप, मालदीव्स, श्रीलंका, इन सब जितने भी आसपास के आइलैंड थे सब पे राजेंद्र चोला फर्स्ट ने कब्जा कर लिया, अपना एम्पायर एक्सपेंड किया। सोचिए चोला एम्पायर इतना बड़ा था, सिर्फ भारत पे नहीं था, दूसरे देशों में भी फैला हुआ था। अब बात करते हैं राजेंद्र चोला फर्स्ट के दौरान उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ना, इसके सेंटर में थे राजा, उनके पास थी सबसे ज़्यादा पावर, वही सारे डिसीजन लेते थे। फिर आते थे प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में उन्होंने बैठाए हुए थे गवर्नर। भाई प्रोविंसेस बांटा हुआ था बड़े बड़े पार्ट्स में एम्पायर को, उधर बैठते थे गवर्नर। अब उन प्रोविंसेस को बांटा था छोटे छोटे विलेजेस में। विलेजेस में थी सभा। सभा क्या थी? मतलब पूरे विलेजेस का जो ग्रुप है उसको सभा कहते थे। उसका एक हेड होता था आज के मॉडर्न डे सरपंच की तरह। और एकदम आज की ग्राम पंचायत कैसी होती है, बिल्कुल उस टाइम पे वैसा ही था। सोचिए 9th-10th सेंचुरी में इन्होंने ग्राम पंचायत बना दी। इसे अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब इन सभा में क्या होता था, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो छोटे मोटे मैटर्स होते थे ना, ये लोग वो खुद ही सॉल्व कर लेते थे। अब जैसे कोई बड़ा मैटर होता था ना तो फिर वो पहुंचता था प्रोविंसेस की तरफ, और अगर बहुत बड़ा मैटर है तो वो फिर जाता था राजा की तरफ। जैसे आज के दिन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, एकदम वैसा का वैसा ही सिस्टम था। इनका रेवेन्यू जो था ना वो बेस्ड था बेसिकली एग्रीकल्चर और लैंड टैक्स पे। राजेंद्र चोला फर्स्ट के दौरान ना आर्ट और आर्किटेक्चर इनका भी बहुत एक्सपेंशन हुआ भाई, ये भी बहुत फैले। कहा जाता है कि ब्रोंज स्कल्पचर इनके यहाँ बहुत फेमस थे। एक बहुत फेमस स्टैचू है, नटराज का स्टैचू, पूरी दुनिया में फेमस है। वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनाया गया था ब्रोंज स्ट्रक्चर, वो चोला एम्पायर को बिलोंग करता है। और लिटरेचर में आता है जैसे शैव लिटरेचर, वैष्णव लिटरेचर, इनकी पोएट्स, हाइम्स, म्यूजिक वगैरह सब कुछ, और तमिल लिटरेचर, ये सब कुछ आर्ट और आर्किटेक्चर में आता था इनके। इन्होंने ना इंडियन कल्चर और तमिल कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में भी फैलाया था। उधर भी पूरा इंडियन कल्चर बन गया था एक टाइम के बाद। कहा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया में ना एक टाइम पे वो पूरा हिंदू बन गया था, ऐसा भी कहा जाता है। मतलब आज भी आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे ना, कुछ कुछ जगहों पे आपको विष्णु जी के मंदिर मिलेंगे, विष्णु जी के स्टैचू मिलेंगे और दूसरे भगवान के स्टैचू भी मिलेंगे। और आज भी बाली जो है वहाँ पे मेजोरिटी हिंदूज की है। अब जाके देखिएगा, वो इंडियन हिंदूज से थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को वो भी पूजते हैं। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी के बारे में। इनका जो ट्रेड था ना वो था साउथ ईस्ट एशिया, दूसरे जो किंगडम थे बाहर के देशों के, उनके साथ था। बेसिकली ट्रेड क्या करते थे, जैसे स्पाइसेस है, टेक्सटाइल है, अपने आइवरी है, हाथी के दांत है, ग्रेनाइट वगैरह, ये सब कुछ टेक्सटाइल, ये सब कुछ बाहर जाता था। और वहाँ से सोना चांदी वगैरह और सिल्क वगैरह वो सब आता था। इनका जो पोर्ट था नागपट्टनम, कहा जाता है कि वहाँ पे जो है ना अरब ट्रैवलर, चाइनीज़ ट्रैवलर और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रैवलर, इनका ना जमावड़ा रहता था, पूरा भरा हुआ रहता था। एनी टाइम वहाँ पे जहाज मिलते ही थे लोगों को। लेकिन इनकी इकोनॉमी का जो बैकबोन था ना वो था इनका एग्रीकल्चर सिस्टम। चोलास ने क्या किया, रैपिड एक्सपेंशन किया, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को ना अपने किंगडम के अंदर लाया। फिर क्या किया, फिर लोगों को बोला कि भाई तुम लैंड सर्वे करो। सबने फिर लैंड सर्वे किया भाई, कागजात वागजात ला के दिए महाराज को, बोला ये है। तो उन्होंने फिर लैंड को बांटा उस हिसाब से, फिर उस लैंड को कल्टिवेबल बनाया, लोग भेजे भाई यहाँ पे खेती चालू करो, लोगों को बसा दिया। नई लैंड पे फिर लोगों को भेजा, गांव के गांव बसा दिए। फिर बोला कि तुम खेती करो, सब्सिडी वगैरह सब हम दे देंगे, पूरी मदद करेंगे, तुम खेती करो। और फिर वो जब खेती करते थे तो और फसल उगती थी, और फसल उगती थी तो उनको राजा को और टैक्स मिलता था और पैसे आते थे इकोनॉमी में, तो उनसे और वो एक्सपेंशन कर पाते थे। तो बेसिकली पूरी साइकिल थी। लेकिन इसकी बैकबोन क्या थी, एग्रीकल्चर सिस्टम और लैंड टैक्स सिस्टम, जिसने इनको हेल्प किया इतना एक्सपेंड करने की तरफ। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, आसपास के आइलैंड्स में, सब जगह इन्होंने एक्सपेंड किया। क्या लेवल रहा होगा आप सोचिए, 9th-10th सेंचुरी में इतना बड़ा एम्पायर। मतलब नेवी लेके सीधा साउथ ईस्ट एशिया में चले गए भाई कब्जा करने के लिए। मतलब क्या जज्बा रहा होगा, पूरे इंडियन ओशन को कब्जे में ले लिया, पूरे ट्रेड इनके हाथ में था। मतलब क्या लेवल रहा होगा चोला एम्पायर, आप सोचिए। ये कहानी हमें सिखाती है एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए ना सिर्फ तलवार की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, कल्चर, टेम्पल, रिलीजन और
आर्मी, नेवी, इन सब की जरूरत होती है। इन सब के तालमेल से ही एक बड़ा एम्पायर बनता है। तो ये था चोला एम्पायर का पार्ट 2। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।